आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स का कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि जो हमारा टाइटेंट था वो हमारा क्या था, लिगेंड था, ठीक है। और लिगेंड के अंदर भी मेनली हमारा ईडीटी है, और जो हमारा एनालाइट था वो हमारा क्या था, मेटल आयंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक डाइटेशन में जो भी चीज़ें देखी वो हमारी सिंगल मेटल के लिए थी, यानी इसके अंदर हमारा कोई एक ही मेटल था, ठीक है। मान लो M1 तो सिंगल था। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन हो, मेरी बातों को समझना, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, अब इसके अंदर दो तीन एटम है, मान लो एक एक मेटल हो गया M1, एक मेटल हो गया M2, एक मेटल हो गया M3, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें हमारे यहाँ पे तीन मेटल मिक्स हैं। अब मान लो अगर आप लोगों को टाइट्रेशन करनी है इन तीनों की, ठीक है, और तीनों का जो है अलग अलग निकालना है, यानी कि आप लोग को M1 को अलग जो है डिटरमाइन करना है, M2 को अलग और M3 को अलग। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने नॉर्मल टाइट्रेशन की तो होगा क्या, ये जो हमारा EDTA है ये आके इन तीनों के साथ मिलेगा और तीनों का एक साथ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, यानी तीनों का अलग अलग रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अगर इन तीनों का डिटर्मिनेशन यानी M1, M2 और M3, ठीक है, अगर हमारे पास तीन मेटल जो है एक ही सोल्यूशन में मिक्स है और तीनों का हमें जो है अलग अलग डिटर्मिनेशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स का। अब ये काम कैसे करते हैं तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को समझ लेते हैं। तो masking and demasking agents are generally used when analyte solution contains two or more than two metal ions, ठीक है। Let's consider we have a solution containing the three different metals A, B and C. Now if we directly titrate the analyte then we will get the concentration of all three metal, ठीक है। यानी अगर इन तीनों को हम लोगों ने डायरेक्टली टाइट्रेशन कराई तो हमें जो है तीनों का कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो हमें जो है तीनों का इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना होगा, अपने मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स को। अब यहाँ पर जो हमारे मास्किंग एजेंट्स है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये समझना होगा कि ये हमारे आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक एनालाइट सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग मेटल है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक हो गया A, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे B और तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे C। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हम इन तीनों का अलग अलग जो है एस्टिमेशन करें, यानी इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग पता लगाएं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने नॉर्मल करी तो तीनों का एक साथ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपने मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स को। अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया A प्लस B प्लस C, है ना। ये हमारा एनालाइट सोल्यूशन है, इसके अंदर हमारे ये तीन मेटल है और हम लोग उसको टाइट्रेशन करानी है EDTA के साथ, ठीक है, क्योंकि EDTA हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ अपने मास्किंग एजेंट्स को। अब मास्किंग एजेंट्स करेगा क्या, ध्यान से सुनना। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मास्किंग एजेंट्स। तो मास्किंग यानी कि ये मास्क करेगा। मास्क मतलब क्या है कि अभी देखो ये करेगा क्या कि जब हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपने इस इन तीनों के साथ ऐड करेंगे, तो देखो ये हमारा, जैसे कि सबसे पहले मान लो हमें जो है ए का पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है ए के बारे में पता लगाना है। तो ए को देखो, ए को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, और बी और सी को यहाँ पे अपने मास्किंग एजेंट के साथ मास्क कर देंगे। यानी देखो मास्क का मतलब क्या है कि आप लोग ऐसे समझो कि मास्किंग एजेंट्स हमारा कोई ऐसा जो है कुछ रीजन वगैरह होगा जो कि हमारे बी और सी के साथ क्या करेगा, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, या फिर कह दो कि इन लोगों के साथ एक लेयर फॉर्म कर देगा। जैसे कि इसको बिल्कुल सिंपली समझो कि ए हमारा छूट गया, ठीक है, और बी, ठीक है, बी और सी, ठीक है, इन दोनों के साथ हमारे मास्किंग एजेंट्स ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब हम लोग यहाँ पे जब अपनी टाइट्रेशन को करेंगे तो होगा ये कि ये बी और सी के साथ हमारा EDTA जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा। यानी अब हम लोग देखो, अब जैसे कि बी और सी को मास्किंग एजेंट्स ने मास्क कर दिया, देखो बातों को समझो, ठीक है, बी और सी को मास्क कर दिया। अब हम लोग जब इन तीनों की टाइट्रेशन जो है अपने EDTA के साथ कराएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये EDTA जो है इस ए के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन बी और सी के साथ करेगा ही नहीं, क्योंकि बी और सी को जो है हमारे मास्किंग एजेंट ने मास्क कर दिया, तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ए के साथ हमारा यहाँ पे EDTA आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ए के साथ हमारा EDTA जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और बी और सी के साथ यहाँ पे छोड़ देगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्या हो गया, मास्किंग एजेंट हो गया। तो देखो सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो हमारा जो है हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा ए कितने अमाउंट में है ना। तो ए का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अपने बी के एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो
अब ए को हटाओ, ठीक है, तो ए को हटा दिया। अब देखो बी तो हमारा यहाँ पे मास्क हो चुका है, यानी इसके ऊपर तो मास्किंग एजेंट लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे अपने डी मास्किंग एजेंट को। डी मास्किंग, डी मास्किंग, देखो देखो बातों को समझो। डी मास्किंग मतलब क्या होगा, इसका काम क्या होगा, डी मास्क, यानी मास्किंग एजेंट ने मतलब जिस मेटल को मास्क किया था उसको ये क्या करेगा, डी मास्क, यानी ब्रेक कर देगा। तो देखो ए का काम खत्म, ए हमारा हो गया। अब बचा हमारा बी और सी, देखो बी और सी है ना, तो बी और सी हमारा क्या है, मास्क है दोनों। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने डी मास्किंग एजेंट को, डी मास्किंग एजेंट। अब ये डी मास्किंग एजेंट करेगा क्या, देखो ये बी के साथ जाके जुड़ जाएगा और इसका जो ये मास्क है, ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक कर देगा और सी को नहीं छुएगा, ठीक है, सी के साथ टच नहीं करेगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे है, जब हम लोगों ने डिमास्किंग एजेंट ऐड किया तो बी को टच कर लिया, सी को नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे देखो जिस नेचर का हमें चाहिए होता है उसी नेचर का हम लोग ऐड करते हैं। बातों को समझो, जैसे बी का नेचर अलग है, सी का नेचर अलग है, तो डिमास्किंग एजेंट हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो बी के साथ ही जो है जाके जुड़े, ठीक है, सी को वो छुए भी ना, ठीक है, उसका नेचर अलग है। तो डिमास्किंग एजेंट्स हम लोगों ने ऐड किया बी के लिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस बी को खोल दिया, बी को खोल दिया और सी के साथ कुछ भी नहीं किया, सी अपना बंद है, ठीक है, सी मास्क है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ अपने ईडीटीए को जो है टाइट्रेट कराया। तो ईडीटीए ने क्या किया, ईडीटीए ने यहाँ पे बी के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लिया और सी को नहीं छुआ क्योंकि सी के ऊपर मास्किंग है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा यहाँ पे बी निकल आया है, निकल आया कि नहीं। अब हमारा बी भी है, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा यहाँ पे सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले डीमास्किंग एजेंट, ठीक है, डीमास्किंग। तो ये क्या करेगा, इसको डीमास्क कर देगा, ये जैसे खुल जाएगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे ईडीटीए के साथ, ठीक है। फिर ईडीटीए के साथ टाइट्रेट कराएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमारा जो है टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमें जो है ए बी और सी तीनों के बारे में पता चल जाएगा। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, देखो मास्किंग क्या करेगा, मास्क करेगा, डिमास्किंग क्या करेगा, उसको जो है मतलब जैसे मास्किंग आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, जिसकी हमें नहीं ज़रूरत है उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। और डिमास्किंग क्या करेगा, जब हमें उसकी ज़रूरत है तो उस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, बस, ठीक है। तो जैसे कि मास्किंग एजेंट्स आर द रीजन्स दैट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सम कंपोनेंट ऑफ द एनालाइट, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रिएक्शन विथ ईडीटीए, ठीक है। मास्किंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड व्हेन द एनालाइट सॉल्यूशन कंटेन्स टू और मोर मेटल आयंस, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और डीमास्किंग एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हमारे मेटल आयंस को फ्रॉम मास्किंग एजेंट्स, ठीक है, यानी जो हमारा मास्किंग एजेंट्स ने मास्क किया था उससे रिलीज करने का काम करता है। दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन मेटल आयन एंड मास्किंग एजेंट, यानी मेटल आयन और मास्किंग एजेंट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसको यहाँ पे ये ब्रेक यानी तोड़ देता है। तो अब देखो जो जो चीज़ें मैंने अभी आप लोग को बताई थी उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने मैकेनिज्म में देख लेते हैं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में लिख सको। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे तीन मेटल हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन को इंडिविजुअली फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग मास्किंग एजेंट को ऐड करेंगे वाई और जेड के ऊपर और एक्स को फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। तो वाई और जेड हमारे क्या हो गए, मास्क बाई मास्किंग एजेंट। स्टेप टू पे हमारा क्या होगा, स्टेप टू में हम लोग जो है इसको टाइट्रेट कराएंगे ईडीटीए के साथ। तो एक्स के साथ ईडीटीए जुड़ जाएगा और वाई और जेड को छुएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मास्किंग एजेंट है। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री में हम लोग अपने वाई को डिमास्क कराएंगे। फिर उसकी जो है उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप फोर में अपने टाइट्रेशन कराएंगे ईडीटीए के साथ, ठीक है। तो वाई की टाइट्रेशन हो जाएगी और जेड हमारा छुएगा भी नहीं। और इसी तरीके से हम लोग जो है जब हमारा लास्ट में जेड बचेगा तो हम लोग उसमें सबसे पहले डिमास्किंग एजेंट ऐड करेंगे, फिर जो है उसको ईडीटीए के साथ टाइट्रेट करा के सबकी कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा मास्किंग और डिमास्किंग का कंसेप्ट और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने दो और टॉपिक को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं तो वही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक वाली टाइट्रेशन होगी, ठीक है। ईडीटीए हमारा टाइट्रेट होगा और हम लोग जो है जैसे इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है, MgSO4.7H2O, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 246.6 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटल टेस्ट होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे ईडीटीए के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। और टाइट्रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पहचान करना।
तो मैग्नीशियम सल्फेट के एस्टिमेशन की मतलब बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की पहचान कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर भी हम लोग जो है स्पेशली मैग्नीशियम की पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे सिंपली, बस बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया, डाई सोडियम ईडीटीए, है ना, क्योंकि ईडीटीए हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो हम लोग इसको सोडियम के साथ लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में। और एनालाइट हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। और इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर आप लोग याद कर लेना, मॉडर्न ब्लैक सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है 0.3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जो है 50 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। और उसके बाद अपनी जो है टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे 0.05 मोलर डाई सोडियम इडिटेट के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है 0.1 ग्राम मॉडर्न ब्लैक सेकेंड को इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और टाइट्रेशन को कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक यहाँ पे ब्लू कलर, मतलब सोल्यूशन में ब्लू कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है कैथार्टिक्स की तरह भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो देखो इसका भी वही सारी चीज़ें, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, ईडीटीए टाइट्रेंट होगा। केमिकल फॉर्मूला इसका बात करें तो हमारा होता है C12H22 CaO14। अब देखो कभी कभी डॉट H2O भी लगा रहता है तो उसको आप लोग जो है ऐड कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो इसका कितना होता है 430.373 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, कैल्शियम ग्लूकोनेट को आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ भी है, तो आई होप कि आप लोग को याद हो। जैसे कि ये हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। ये सॉरी वाटर हो गया, यहाँ पे अल्कोहल होगा, अभी मैं सही कर दूंगा। और प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है तो उसके अंदर हमारा जो कैल्शियम है वो है हमारा ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है Ca.EDTA, ठीक है। और टाइट्रेंट की बात करें तो हमारा क्या हो गया, डाइसोडियम ईडीटीए। और एनालाइट हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इंडिकेटर हमारा क्या हो गया, अब इंडिकेटर में हम लोग यहाँ पे मॉडर्न ब्लैक सेकेंड को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सोलो क्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हमारा होता है, तो इन दोनों में से किसी को भी इंडिकेटर की तरह हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट को एक कॉनिकल फ्लास्क में वेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको 50 ml वार्म वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 ml 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर 10 ml, वो सारी वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ के आप लोग समझ लेना। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोन डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन था तो उसमें हमारा एक टॉपिक था एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो उसको मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आप लोग को उसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मोहर्स मेथड को उठा के कॉपी कर देना है। बातों को समझ रहे हो, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर आपसे पूछा गया तो बस पूरा का पूरा मोहर्स मेथड छाप देना, बिल्कुल वही है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और या फिर इसी को आप लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हो। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ना, ये हमारी बाकी सारी जो टाइट्रेशन थी, देखो एनालिसिस भी बोल सकते हो, टाइट्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब लगभग यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक टाइट्रेशन ही परफॉर्म करते हैं, बट वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी, हमारी एसिड बेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नॉन एक्वस हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया, ये चारों टाइट्रेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट था, ठीक है, हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट था, फिर ये हमारा एनालाइट था। तो यहाँ पे देखो टाइट्रेंट की हेल्प से हम लोग एनालाइट का डिटर्मिनेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो ये थी कि सब में यहाँ पे वॉल्यूम था। यानी बात की जाए तो सब में यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे लिक्विड होता था, लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड यानी कि देखो जैसे कि लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर रहे थे कुल मिलाकर, ठीक है। यानी हमारी अभी तक जितनी भी टाइट्रेशन थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ये यहाँ पे अलग क्यों होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे एनालिसिस नहीं करते, हम लोग करते हैं मास के बेस पे, मास। अब मास क्या होता है, देखो मास होता क्या है वो एक अलग टॉपिक है। मास आप लोग ये समझो कि मास होता है जैसे कि सॉलिड का, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा वेट के बेस पे डिटर्मिनेशन होता है, यानी हमारा कुछ सॉलिड होता है, बातों को समझना, ठीक है। तो सॉलिड से आप लोग समझ रहे होगे सॉलिड कहाँ होता है हमारा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में।
तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कंसेप्ट लगता है। देखो अभी मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग एक फंडा समझो कि यहाँ पे ये है कि हम लोग बेसिकली बात करें तो मास के बेस पे यहाँ पे हम लोग जो है अपना डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। यानी हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे मास यानी वेट के बेस पे होती है, ठीक है। समझ गए? इतना इतना नहीं समझो तो भी समझ जाओगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली बात करें तो जो हमारा ग्रेविमेट्री वर्ड होता है ये हमारा मास को ही रिफर करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक में देखो क्या जो हमारा ग्रेवी है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मास बोलते हैं। और मेट्रिक मतलब होता है कि कैलकुलेशन, ठीक है। यानी जब हम लोग यहाँ पे मास का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो मतलब मेट्रिक मतलब यहाँ पे मेजरमेंट हो गया, तो मास का जब मेजरमेंट करेंगे तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपली समझो ग्रेविमेट्रिक, ठीक है, तो ग्रेवी प्लस मेट्रिक, ठीक है, दोनों में तोड़ दो तो ग्रेवी का मतलब होता है यहाँ पे मास, ठीक है, मास। और मेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे मेजरमेंट। तो कुल मिलाकर देखो नाम ही में यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है कि सिंपली हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने मास का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और मास कब होगा, जब यहाँ पे सॉलिड होगा। अभी सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारा यहाँ पे एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एनालाइट का जो है उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मास के द्वारा। देखो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने एनालाइट का मेजरमेंट ही तो करते हैं, उसकी क्वांटिटी का, कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो वहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो वॉल्यूम के बेस पे किया, यहाँ पे हम लोग करेंगे मास के बेस पे। बस इतना सा कंसेप्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। देखो तो इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो हमारा एनालाइट है वो यहाँ पे किसमें, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस लाइन को समझने के लिए हम लोग समझते हैं अपने मेथड्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक है, तो उसके बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। यानी 3 तरीके से हम लोग अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, दूसरा हो गया वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है, और थर्ड हो गया यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक। अब इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग इतना समझो कि आपका जो सिलेबस है उसमें आप लोग को प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री पढ़ना है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा एनालाइट होगा, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसका मेजरमेंट करेंगे। अब इसको बहुत ही सिंपली समझो, जैसे ये हमारा यहाँ पे एनालाइट हो गया, ठीक है, एनालाइट हमारा फ्लास्क में ही तो रहता है, फ्लास्क में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये मान लो हमारा एनालाइट है, कुछ लिक्विड है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, इस एनालाइट को यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। पता है ना आप लोग को प्रेसिपिटेट, अगर नहीं पता है तो प्रेसिपिटेशन वाला लेक्चर देख लेना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग अपने एनालाइट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टेप होती है। आज की वीडियो में हम लोग को वही देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 100% ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा होता है सॉलिड, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, देखो सबसे पहले एनालाइट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, यानी इसको मिलाकर इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट इस सॉलिड का। और जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्वांटिटी पता चल जाती है, ठीक है, और उस तरीके से हम लोग अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें हम लोग को कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमारा एक मेन टॉपिक है, तो अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है, और यहाँ पे मोर प्रिसाइज होती है कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन देखी वो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्री में होता है मास और वॉल्यूमेट्री में होता है वॉल्यूम, बस इतना सा डिफरेंस है हमारे ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक में। और यहाँ पे देखो ये हमारा ना एक एब्सोल्यूट मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, यानी इसमें हमारा कोई ऐसा तीम झाम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेस चांसेज ऑफ मिस्टेक, यानी गलती होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। अब इसको समझो आप लोग, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो जैसे लिक्विड है तो अब कहीं मान लो एक बूंद का इधर उधर हो गया, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सॉलिड है और हम लोग डायरेक्ट उसका मास मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलती के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारे टेम्परेचर से भी इफेक्ट नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या है कि ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, यानी इसको परफॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम वगैरह ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। अब देखो वैसे तो इसमें गलती वगैरह के चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने गलती की, ठीक है, तो देखो लिक्विड में तो 1-2 बूंद का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर गलती हुई तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को इसको यहाँ पे केयरफुली परफॉर्म करना पड़ता है।
और उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्लासवेयर वगैरह यानी जो हमारा जैसे आप कह सकते हो टाइटर है, वो हमारा फ्लास्क है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे मतलब जो भी है, ठीक है, ब्यूरेट बीकर वगैरह, तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह करके रखना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब देखो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग आंसर है, उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर 10 नंबर में नहीं तो 7 नंबर में क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, तो उसमें जो हमारा एस्टिमेशन होता है यानी हमारा जो भी एनालिसिस का कैलकुलेशन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे पहले होता है हमारे यहाँ पे सैम्पलिंग होता है, ठीक है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्टरिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, वेइंग, कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, बट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। तो देखो सैम्पलिंग में क्या होगा, सैम्पलिंग में ये होगा कि जैसे कि मान लो हमारा कोई भी केमिकल है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल क्या होता है कि उसका थोड़ा सा अमाउंट लेंगे जितना हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा सैंपल लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को उठा के अपने जो है वाटर या फिर जिस भी लिक्विड में हमारा ये मिक्स होने वाला होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, जो भी है वाटर हो, ज़्यादातर केस में वाटर होता है, ठीक है, मगर मान लो वाटर नहीं है तो कुछ और। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस सैंपल को उठा के इस वाटर में मिक्स कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके अपना एनालाइट का सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। देखो इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन में होगा क्या, हम लोग एक्चुअली करते क्या है, देखो वैसे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में तो जो है अपने आप प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार अपने आप हो। अगर अपने आप हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने आप नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा ये एनालाइट जो हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये हमारा फ्लास्क है, ठीक है, तो एनालाइट जो हमारा तैयार हुआ है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ एजेंट मिक्स कर देते हैं, एजेंट्स। अब ये एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो देखो ये करते क्या है, ये करते हैं कि इसके जो हमारा एनालाइट है ना, इसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर ये नहीं भी होने वाला है तब भी यहाँ पे इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि इसको यहाँ पे ये जो है प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है डाइजेशन, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे ओस्टवाल्ड राइपनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेशन में होता क्या है, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मिक्स करी, ठीक है। अब मान लो जो हमारा एनालाइट है, ठीक है, वो हमारा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, या फिर जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इसको फ्लेम यानी आँच पे रख के हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। अब उसके बाद हमारा आता है फिल्ट्रेशन। अब देखो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो भी हमारा एनालाइट था, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिल्टर कर देंगे। जैसे कि मान लो हमारी कोई फिल्टर पेपर या फिर छन्नी मान लो, ठीक है, जैसे हमारी कोई छन्नी है, ठीक है, ऐसे इसमें पोर है, हम लोगों ने क्या किया, अपने सोल्यूशन को इसमें डाला। देखो ऐसी छन्नी नहीं होती है चाय वाली, वहाँ पे मतलब अलग टाइप के फिल्टर पेपर वगैरह होते हैं, मतलब आप लोग थोड़ा समझने के लिए मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को इसमें डालेंगे और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट होगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा वो हमारी छन्नी के ऊपर रह जाएगा, हमारे फिल्ट्रेशन मतलब हमारा फिल्टर पेपर के, ठीक है। और जो यहाँ पे लिक्विड वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पे नीचे बह जाएगा, है ना, यानी नीचे जो भी हम लोग लगाएंगे वो नीचे चला जाएगा, सॉलिड हमारा ऊपर बच जाएगा। और यही हमारे काम का है। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिक्विड काम का नहीं, यहाँ पे हमारा सॉलिड काम का है, तो हम लोग इसको छान के अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग। अब वॉशिंग में क्या है, देखो हम लोगों ने क्या किया, अब ये हमारा सॉलिड हमें मिल गया, ठीक है, हम लोगों ने इसको छान के अलग कर दिया। अब इसको ना, जैसे कि देखो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, अब इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, मतलब गड़बड़ी नहीं, मतलब इसमें जैसे कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें कुछ गंदगी वगैरह इम्प्योरिटी है जो अच्छी नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जनरली वाटर से ही करते हैं, और अगर वाटर सुटेबल नहीं है तो कुछ और भी लिक्विड यूज कर लेते हैं। तो वॉश करने से होता क्या है, देखो ऊपर ऊपर से वॉश करते हैं तो जैसे जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे साफ हो जाती है, ठीक है, दूर चली जाती है।
अब देखो वॉश किया है यानी कि धुला है तो भाई उसको ड्राई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने सैंपल को जो है फिर से जो है आग में रखते हैं, ठीक है। मतलब आग या फिर कह सकते हो फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए। बट अभी आप लोग समझने के लिए समझो कि हम लोगों ने इसको फिर गर्म किया, मतलब सुखा दिया कुल मिलाकर, ठीक है। पहले धुला फिर सुखाया। देखो ऐसे ही तो होता है ना, कपड़े धुलते हो तो सूखने के लिए भी तो डालना पड़ता है। तो हमारा सैंपल है उसको धुला है तो सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद क्या करते हैं, सुखाने के बाद अब हमारा सैंपल तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको वेट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। अब इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब देख लेते हैं कि एग्जाम में आप लोग को कैसे कैसे लिख के आना है। तो देखो सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल है वो यहाँ पे होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का क्या मतलब है कि जैसे नमक पानी है, ठीक है, तो नमक और पानी का जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है। वहीं अगर पानी में बालू मिट्टी डाल दोगे तो वो हेट्रोजीनस होता है। तो होमोजीनस का मतलब ये है कि जो हमारा सैंपल है तो उसको जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड में मिक्स करके तैयार करेंगे, देखो यहाँ पे सैंपल को जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड में मिक्स करके अपने एनालाइट को तैयार कर रहे थे तो ये होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब ये है कि मतलब हमारा जो भी लिक्विड है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सैंपल डाल दिया वो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। हमारा एनालाइट का सोल्यूशन होमोजीनस होना चाहिए, यानी कि एक समान दिखना चाहिए, इसके अंदर पार्टिकल वगैरह अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। थोड़ा सा समझो यार आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो सैंपल हमारा पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है, तभी तो हम लोग उसको पानी में मिलाएंगे, तभी तो अच्छे से मिक्स होगा। अगर यहाँ पे मान लो बहुत बड़े बड़े सॉलिड है तो मिक्स ही नहीं होगा, तो पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए कि भाई इतना महंगा है कि हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे एनालिसिस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन की, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लोग अपने सैंपल को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने एक क्लीन बीकर में उसको डिजॉल्व करके, ठीक है, और उसके बाद अपने सैंपल को यहाँ पे तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐड सफिशिएंट वाटर टू गेट अ क्लियर सैंपल, टेम्परेचर पीएच प्रेशर शुड बी मेंटेन, यानी कि ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हम लोग सैंपल तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो इफ़ नेसेसरी देन हीट द सोल्यूशन। देखो जैसे कि मान लो हम लोगों ने सैंपल लिया, ठीक है, और लिक्विड में मिक्स किया, मान लो पानी में। अब वो अच्छे से अगर मिल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। देखो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो इसको करके देख सकते हो कि आप लोग चीनी लो, पानी में मिलाओ, ठीक है। तो चीनी को जब आप लोग चला के मिलाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसको गर्म कर दोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो वही चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, हीट दे देते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जनरली हम लोग अपने एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को अपने सैंपल सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक आइडियल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है, यानी अगर एक अच्छा एजेंट है हमारा, तो वो यहाँ पे एनालाइट के साथ जो है रिएक्ट जरूर करना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारा एनालाइट है और इसमें हम लोगों ने अपना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया। अब अगर इसके साथ वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन हमारा जो है जनरली एक रेजिस्टेंस ग्लास बीकर में परफॉर्म की जाती है, यानी कि देखो जैसे कि ये जो हमारा जो भी हमारा यहाँ बीकर है तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हल्का सा है, मान लो इसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह हुई तो टूट गया, ठीक है, मतलब अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज चेक्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऑन द साइड ऑफ बीकर वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को डाला और हमारा एनालाइट यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, जितना भी एनालाइट था। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि हमारा सारा एनालाइट यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि हम लोगों ने डाला एक सफिशिएंट अमाउंट और हमारा काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करने के लिए थोड़ा सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यहाँ पे साइड से डालेंगे। अब मगर हम लोगों ने डाला, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे आने के बाद जो है इसने दोबारा से फिर से प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी बीकर के अंदर थोड़े से यहाँ पे एनालाइट के जो है सैंपल बच गए थे, ठीक है। यानी अभी भी प्रेसिपिटेट और ज़्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो यानी कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। और डाइजेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डाइजेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओस्टवॉल रैपनिंग भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, द प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट हॉट फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग जो है हमारा जो प्रेसिपिटेट तैयार हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, ठीक है। अब डाइजेशन इन्वॉल्व्स डिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट में नहीं कन्वर्ट हो पाया, तो वो यहाँ पे जुड़ के जो है हमारे प्रेसिपिटेट में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका अच्छे से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल के केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो इस लाइन को आप लोग एज इट इज याद कर लो, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का एक अलग कंसेप्ट है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो है समटाइम्स हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देती है, मतलब ज़्यादातर ही कर देती है। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को अपने एनालाइट सॉल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग टाइप के फिल्टर मीडिया हमारे इस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। फिल्टर मीडिया का सिंपल मतलब यही है कि हमारे जैसे फिल्टर पेपर हो गया, ठीक है, छन्नी वगैरह कह सकते हो। तो हमारे जो बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट हमारे फिल्टर मीडिया हैं जो कि हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमारा फिल्टर पेपर हो गया, फिल्टर पल्प हो गया और फिल्टर मैट्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे फिल्टर पेपर मतलब हमारे फिल्ट्रेशन में हमारे जो है प्रेसिपिटेट को एनालाइट से अलग करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग, ठीक है। आफ्टर फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट द इम्प्योरिटीज एट द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग द प्रेसिपिटेट, ठीक है। यानी अगर कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। वन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग बिकॉज पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट मे लॉस्ट। यानी कि देखो हम लोग वॉशिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर नहीं यूज करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़, वरना हमारा अगर प्रेसिपिटेट ही लॉस्ट हो गया, यानी कि जैसे ये हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है और इसमें कोई इम्प्योरिटी है, हम लोग उसको धुल के साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ये भी प्रेसिपिटेट भी साफ़ हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो तो हमारा नुकसानदायक हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे देखो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर मैनी प्रेसिपिटेट एज वॉशिंग सोल्यूशन, यानी कई सारे हमारे पास ऐसे प्रेसिपिटेट होते हैं जहाँ पे हम लोग वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, वो वाटर से रिएक्शन वगैरह कर जाता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जैसे जो सुटेबल होता है, जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें ड्राइंग और इग्निशन की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि धुलने के बाद हम लोग उसको सुखाएंगे, तो सुखाने के लिए दो प्रोसेस होती हैं, पहला होता है ड्राइंग और दूसरा होता है यहाँ पे इग्निशन, ठीक है। तो देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है अभी हम लोग देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग और इग्निशन इज टू कन्वर्ट द प्रेसिपिटेट इन अ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो जब धुला गया है तो थोड़ा सा गीला है, तो हम लोग उसको ड्राई करके ना थोड़ा सा कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि एक परफेक्ट मास बना लेते हैं कि हाँ इतना है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, तो टू रिमूव द वाटर, यानी जो भी वाटर वगैरह है हमारे प्रेसिपिटेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ड्राइंग और इग्निशन है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि कुछ कुछ प्रेसिपिटेट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत थोड़ा सा वाटर है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, अलग ही नहीं हो रहा है या फिर कोई अलग सोल्यूशन है जो कि मतलब जल्दी से यहाँ पे सूख नहीं रहा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इग्निशन। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखते हैं। और इग्निशन में क्या होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस के अबव और 1200 के नीचे होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे देखो ड्राइंग और इग्निशन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो किस नेचर का है उसी पे यहाँ पे ड्राइंग या फिर इग्निशन डिपेंड करता है कि हम लोग उसको ड्राई करेंगे या फिर इग्नाइट करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हीट का यूज करते हैं, बस इतना समझो, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने लास्ट स्टेप की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमारा वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर ड्राइंग द प्रेसिपिटेट इज देन कोल्ड एट रूम टेम्परेचर एंड वेड एक्यूरेटली ऑन द एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। यानी ड्राई करने के बाद हम लोग उसको यहाँ पे कूल ठंडा कर लेंगे। देखो ड्राइंग हम लोग यहाँ पे गर्म करके करते हैं, तो हमारा प्रेसिपिटेट गर्म हो जाता है ना, तो उसको ठंडा करना भी जरूरी है, तो सबसे पहले उसको ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी उसके लिए कोई स्पेशल एसी वगैरह नहीं लगाते, ठीक है, जैसे रख देते हैं धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो भी बैलेंस वगैरह होता है, जैसे कि हमारा तराजू वगैरह होता है ना, वेटिंग बैलेंस होता है लैब में, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रख के उसको जो है वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे जनरली परसेंटेज के टर्म में की जाती है, ठीक है। और कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारी जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसकी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, और उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है और कंपोजिशन क्या है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
time